हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं JAIB का सब्जेक्ट दैट इज़ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। हम लोग अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड एंड IRDAI दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज़ द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस मार्केट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ एकदम डिटेल में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है चैप्टर में, तो उसके बाद हम लोग फाइनली MCQs में आते हैं। ठीक है, MCQs के जरिए जो है ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बात किया जाए, ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। ये है मैं, ये एक और पर्सन है, ये एक और पर्सन है, एक और पर्सन है। ठीक है, ये कोई कंपनी है। क्या कंपनी? XYZ। इसके शेयर्स खरीदने होते हैं, लेकिन ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको ना तो नॉलेज है, ना इनके पास उतना मनी है कि वो लगा सकें, रिस्क ले सकें। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ पैसा लगाते हैं। ठीक है, और एक कंपनी होती है दैट इज़ म्यूचुअल फंड की एक कंपनी होती है। उस कंपनी जो है ये सारे लोग का पैसा लेती है और पूल अकाउंट बनाती है, और एक साथ वो अपने मेन इन उसके उनके पास काम करने वाले इतने अच्छे नॉलेजेबल पर्सन होते हैं कि किसके शेयर्स कितने खरीदने, कब खरीदने, सब पता रहता है। तो ये सारे पैसे लेके वो कंपनी शेयर्स में लगा देती है, अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग स्कीम से, ताकि जो भी प्रॉफिट मिले उस प्रॉफिट को वापस से रिटर्न कर सके। तो शेयर्स भी खरीद लिए ABCD ने एक तरफ से, और पैसा भी मिल गया, लॉस भी नहीं हुआ। दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब इसका रेगुलेटर कौन होता है? ठीक है, इसका रेगुलेटर होता है दैट इज़ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसका मेन रेगुलेटर होता है। जब से म्यूचुअल फंड आया है तब से कंपनीज़ के शेयर बहुत ही आसानी से बिकने लग गए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जो है ये पब्लिक और कंपनी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट करने लग गया, एक मीडिएटर का रोल स्टार्ट करने लग गया। दैट्स वाई कंपनी का नेटवर्थ भी आप लोग का बढ़ने लग गया। ठीक है, तो कंपनी का भी प्रॉफिट होने लग गया। अगला है आप लोग का, एक होता है इसमें ओके, इसमें एक 4 टर्म याद रखिएगा। मैनेजमेंट में 4 टर्म याद रखिएगा। मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड में 4 टर्म याद रखिएगा। ठीक है, पहले एक होता है स्पॉन्सर। ये स्पॉन्सर क्या होता है? ये स्पॉन्सर ये होते हैं जो आप लोग का म्यूचुअल फंड कंपनी को प्रमोट करते हैं, लोगों तक उनका नाम पहुंचाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्सर। ठीक है, स्पॉन्सर याद रखिएगा। मैनेजमेंट के अंदर है 4 पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया स्पॉन्सर। नेक्स्ट आप लोग आता है ट्रस्टीज़। ट्रस्टीज़ और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड ट्रस्टी की बात किया जाए तो ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, लेकिन एक तरफ से एक ही टाइप का है। ये होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी को, होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटीज़ को और प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं। ठीक है, ट्रस्टी और AMC दैट इज़ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, और एक होता है आप लोग का कस्टोडियन। क्या होता है? एक होता है कस्टोडियन। ये रजिस्टर्ड होता है सेबी से, और ये क्या करता है आप लोग का? होल्ड द सिक्योरिटी। ये भी आप लोग का होल्ड करता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए मैनेजमेंट में। पहला स्पॉन्सर, देन उसके बाद आप लोग का ट्रस्टीज, उसके बाद आप लोग का आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फिर आता है कस्टोडियंस। चारों आप लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगला है आप लोग का इम्पोर्टेंट, आप लोग का जो फैक्टर है दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में एक होता है ओपन एंडेड। अब ये ओपन एंडेड क्या है? ओपन एंडेड ये है कि इन्वेस्ट किए, आज बाय किए, उसके बाद आराम से सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसमें कोई भी आप लोग का ऐसा नहीं है कि आप लोग को उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग आराम से उसमें बाय सेल कर सकते हैं। किसमें? ओपन एंडेड स्कीम में, ओपन एंडेड स्कीम में। फिर एक आता है क्लोज एंडेड स्कीम। एक आता है क्लोज एंडेड स्कीम जिसमें एक फिक्स हो जाता है कि आप इसमें बाय किए हो तो एक फिक्स टाइम के बाद आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का क्लोज एंडेड स्कीम। ठीक है, एक होता है आप लोग का ग्रोथ स्कीम। ये ग्रोथ स्कीम क्या है? ग्रोथ से समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा स्कीम होगा ये। ग्रोथ स्कीम में क्या होता है? इक्विटीज़ पे लगाती है। जो भी म्यूचुअली फंड है,
म्यूचुअल फंड की कंपनी है वो इक्विटीज़ पे लगाती है। अब ये इक्विटी क्या होता है, कोई भी कंपनी के दो टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर जो है वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर जो है वो कंपनी के ऊपर नीचे होने के हिसाब से इक्विटी शेयर चेंज होता है। प्रेफरेंस शेयर 100% मिलना ही है प्रॉफिट, लेकिन इक्विटी शेयर में लॉस भी होता है, और उस इक्विटी में लगाती है म्यूचुअल फंड, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ स्कीम, जिसमें आपको रिटर्न्स बहुत ही मिलेंगे, लेकिन उसमें लॉस भी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये होता है ग्रोथ स्कीम। अगला है आप लोग का 100% इनकम, 100% प्रॉफिट स्कीम, दैट इज़ इनकम स्कीम। नेक्स्ट है आप लोग का इनकम स्कीम। इसमें क्या होता है, पहले वाले में जो है आप लोग का ग्रोथ स्कीम में इक्विटी में लगा, अब इनकम स्कीम में क्या होगा, इनकम स्कीम में आप लोग का गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगेंगे। बॉन्ड्स में लगेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स ऑफ इनकम स्कीम एंड ग्रोथ स्कीम, मतलब इक्विटी पे भी लगेगा एंड बॉन्ड्स पे भी लगेंगे। ये होता है आप लोग का बैलेंस्ड स्कीम, जिसमें दोनों में लगेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अगला है आप लोग का मनी मार्केट स्कीम। मनी मार्केट फंड में क्या होता है, मनी मार्केट स्कीम, मनी मार्केट फंड में क्या होता है, जो भी म्यूचुअल फंड है वो सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, सारे चीज़ में लगाता है, ठीक है। अगला होता है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड कुछ नहीं है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पूरा पैसा लगाते हैं। अगला आता है आप लोग का टाइप, दैट इज़ इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो है, इंडेक्स से समझ में आ रहा है इंडेक्स क्या होता है, दैट इज बीएसई एंड एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों जो है आप लोग का इसकी कंपनीज में लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स फंड, ठीक है। अगला बात किया जाए तो अगला है आप लोग का स्पेशल सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर फंड्स, दैट इज एसएसएफ, स्पेसिफिक सेक्टर फंड। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा लगाया जाता है, जैसे कि मान के चलिए कोल माइंस में लगाना है, या फार्मा में लगाना है, या पेट्रोलियम में लगाना है, या किस में लगाना है, एक स्पेशल सेक्टर को पकड़ा जाता है और उसमें लगाया जाता है, तो उस वैसी स्कीम्स भी आप लोग हायर कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आप लोग का टैक्स सेविंग स्कीम, जिसमें टैक्स बचता है, ठीक है, टैक्स बचाया जा सकता है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम होता है, दैट इज़ ELSS, दैट इज़ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स कम्स अंडर द टैक्स सेविंग स्कीम, ठीक है। और पेंशन स्कीम भी आप लोग का जो है टैक्स सेविंग स्कीम में आता है, और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी आप लोग का टैक्स सेविंग स्कीम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप बात किया जाए तो फंड्स ऑफ फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है फंड्स ऑफ फंड। एक म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी पे लगाती है, ताकि वो अच्छा लगा रहा है तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी इस म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू पैसा कमा के कस्टमर्स को दे, तो ये होता है फंड्स ऑफ फंड्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, टेक्निक यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। अगला बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। ये राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम क्या है, इसमें आप लोग का जो है, इसमें इन्वेस्टर्स, इसमें ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि जिनका आप लोग का कितना तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। ये गवर्नमेंट स्कीम है राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, इसमें भी टैक्स सेविंग है, टैक्स बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपके टैक्स बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को है जिसका कम से कम 50,000 तो इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके एक और आप लोग उसको सुन लीजिएगा कि टैक्स बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिसका 12 लाख से कम का इनकम है सालाना। एनुअल इनकम 12 लाख से कम तो सबका होता ही है, लगभग 12 लाख से कम वालों को ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये आप लोग का एक गवर्नमेंट स्कीम था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक आता है आप लोग का NFO, ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड न्यू फंड ऑफर पीरियड। अब ये न्यू फंड ऑफर पीरियड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइम होता है जब आप लोग का एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो अपने काम शुरू नहीं कर सकती। ये जो आप लोग का न्यू फंड ऑफर का पीरियड है, उसको ख़त्म होने के बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना काम कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। और इसमें आप लोग का ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें सिंपल सा आप लोग का फंडा था न्यू फंड ऑफर का। और ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए इसमें आप लोग का हो सकता है कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन दे दे, लेकिन अगर नसीब ख़राब हुआ तब देगा। एक होता है आप लोग का ब्राउन, एक होता है ब्लू, एक होता है येलो। ये क्या चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स है।
ज़्यादा रिस्क वाले को ब्राउन बोलते हैं, ब्राउन लेबल लगा रहता है ज़्यादा रिस्क वाले में। लेबल लगाना ज़रूरी है तभी तो पता चलेगा। जैसे मान के चलिए आप लोग को लेबल लगा रहता है कि ये इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, इसमें ये है, तो उसका अलग से एकदम कुछ ना कुछ लेबल लगा रहता है, जैसे कोई भी सामान ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग का म्यूचुअल फंड में ब्राउन म्यूचुअल फंड मतलब होता है ब्राउन कलर का रहता है टैग, तो आप लोग का हो जाएगा हाई रिस्क। ब्लू सबसे कम रिस्क वाला है, लो रिस्क, और बीच के रिस्क मिडिल रिस्क आप लोग का येलो होता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है आप लोग का इट इज़ लाइक ये आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है आप लोग का SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये SIP क्या होता है? ये SIP ये होता है कि आप लोग म्यूचुअल फंड जब भी लेंगे तो एक आप लोग का आप लोग खुद अपने से एक EMI सेट करेंगे, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है EMI, वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि कितना करना है। मान के चलिए आप लोग 500 रुपये का इस SIP का करना चाहते हैं, तो हर महीने 500 रुपये जमा करना है या हर क्वार्टर 500 रुपये जमा कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोग का जो RD टाइप का ही है, ठीक है। आप लोग बैंक में तो आप लोग RD की ज़्यादा समझ में आएगा, दिस इज़ ए टाइप ऑफ RD, ठीक है। ठीक है, आप लोग का ये क्लियर है। उसके बाद आप लोग का होता है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है। इसके बाद इंश्योरेंस नॉर्मल सा चीज़ है। इंश्योरेंस में आप लोग के दो टाइप का इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है आप लोग का ज़िंदगी, आप लोग का लाइफ के लिए, कि आपका लाइफ को कवर कर रहा है। अगर आपको कुछ भी होता है तो आपकी फैमिली को देखने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आपकी फैमिली को आपके प्रीमियम के हिसाब से, आपके पॉलिसी के हिसाब से, आपके वादे के हिसाब से वो आपके कंपनी को पैसा, आपके कंपनी को उतना पैसा देगी जितना आप लोग का आपने अपना पॉलिसी होल्डर अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ये होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एक चीज़ आप लोग को और जानना है, इंपॉर्टेंट है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिटी के अंदर आता है। इंडेमनिटी क्या होता है कि आप लोग का कि कुछ भी लॉस नहीं होगा, आपका जितना नुकसान हुआ पूरा का पूरा नुकसान हम भरेंगे। अगर मैं बोलता हूँ आपका पूरा नुकसान हम भरेंगे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी के अंदर नहीं आता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ, अगर मान के चलो मेरा लाइफ चले गया, तो क्या मेरा लाइफ आप वापस दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। दैट इज़ आप लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं जो नुकसान हो रहा है। पैसा तो दे दे रहे हैं लेकिन नुकसान जो हुआ ना वो उसको वापस नहीं कर पा रहे। दैट इज़ कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट ए इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो इसमें मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, जो भी आप लोग के अदर देन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा चीज़ है आप लोग का डिफरेंस। और जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनिटी होता है, जैसे मान के चलिए आपका कोई सामान है, ठीक है, कोई सामान है उसके लिए हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर उसको मैं बोलूँ इंडेमनिटी कैसा हुआ तो बताता हूँ। ये सामान है आपका 1,00,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का सामान है। मैं आप लोग का 80% इंश्योर करने का अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, और अगर कुछ भी होता है इस सामान को तो आप लोग का पूरा पैसा थर्ड पार्टी जो है वापस करेगी, ठीक है। तो ये पूरा नुकसान भर देती है। ये तो सामान हो गए, सामान का नुकसान तो भरा जा सकता है लेकिन लाइफ का नुकसान नहीं भरा जा सकता। दैट्स वाई लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट ए इंडेमनिटी, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसका रेगुलेटर आप लोग को पता होना कि दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ओके। एंड टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल होते हैं आप लोग का कि इंडेमनिटी का प्रिंसिपल होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल होता है। उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग देखते हैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स देख लेते हैं थोड़ा सा। लाइफ इंश्योरेंस आप लोग के 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आप लोग का टर्म इंश्योरेंस, एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। अब ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें अगर मान के चलिए मैं लेता हूँ टर्म इंश्योरेंस, मान के चलिए मैं लेता हूँ टर्म इंश्योरेंस 62 साल तक, अगर मेरे को कुछ हुआ बीच में तो मेरे फैमिली को 10,00,000 रुपये मिल जाना चाहिए। मेरे को 62 ईयर्स तक अगर कुछ हुआ तो 10,00,000 रुपये देना चाहिए। मेरा 62 बर्थडे आया और अगले दिन से ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, ये 10,00,000 ख़त्म, कुछ भी नहीं मिलने वाला फैमिली को, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, प्रीमियम ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। दैट इज़ कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। अगला है, मैं मान के चलिए 62 तक ये मैंने अपना होल लाइफ इंश्योरेंस कर दिया, जब तक मैं जीऊँगा, और जैसे ही मैं मरा, मान के चलो मेरे लाइफ लॉन्ग कर दिया तो 78 में मैं मर गया तो 78 की उम्र में जो है मेरी फैमिली को 10,00,000 रुपये मिल जाएगा। मैं जब मरूँगा तब मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड
होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक आता है इंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है 62 ईयर के अंदर अगर मैं मरा तो 10 लाख रुपए मिलेगा, और अगर नहीं भी मरा नहीं तो प्रीमियम के साथ थोड़ा इंटरेस्ट जुड़ के मिलेगा मेरे को, मतलब मेच्योरिटी का अमाउंट भी मिलेगा और अगर डेथ क्लेम करेंगे तो वो भी मिलेगा। तो ये दोनों ऑफर अगर मिलता है तो दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेंट इंश्योरेंस, ठीक है। और इसके बाद आप लोग का एक आता है एन्यूटी। एन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन्यूटी इज़ नथिंग बट अगर आपका पेंशन स्कीम नहीं है आपके पास, आजकल पेंशन स्कीम हट गया। पुराना जो पेंशन स्कीम होता था मस्त वाला कि आप लोग को रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा आप लोग का हाफ सैलरी मिलता था हर महीने, लेकिन अभी हट गया है बहुत सारे कंपनीज में। तो एन्यूटी जो होता है उसके थ्रू आप लोग अपना वापस से पेंशन वाला चीज़ पा सकते हैं। अब ये एन्यूटी जो है वो पेंशन से रिलेटेड है, क्लियर हो गया। इसमें दो टाइप होता है, एक होता है इमीडिएट एन्यूटी, एक होता है डिफर्ड एन्यूटी। इमीडिएट एन्यूटी क्या होता है कि आप लोग रिटायरमेंट तक पैसा जमा किए, पैसा उसमें डाले एन्यूटी का जो भी स्कीम में करते हो आप लोग, फिर आपको पूरा एक ही बार में मिल जाता है अमाउंट पूरा का पूरा, दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएट एन्यूटी। और डिफर्ड एन्यूटी में क्या होता है आप लोग को 1/3 अमाउंट लमसम मिलता है और 2/3 अमाउंट को आप लोग को हर महीने छोटा अमाउंट बना के देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफर्ड एन्यूटी, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग का क्लियर है। एंड फिर इंश्योरेंस के टाइप्स हो गए, फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, मोटर इंश्योरेंस होता है, आप लोग का मोटर व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ना, आप लोगों को पता है ये सब सारी चीज़। एंड ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं इसके बैंक इंश्योरेंस। आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, बैंक इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है कि बैंक के थ्रू आप इंश्योरेंस कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बैंक के थ्रू बेचना चाहती है, तब आप लोग का जो है बैंक का इंश्योरेंस यूज़ होता है, ठीक है। बैंक का इंश्योरेंस यूज़ होता है क्योंकि बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वो डेली डील करता है कस्टमर से, तो हैंड टू हैंड वो यूज़ कर सकता है आप लोग के प्रोडक्ट्स बेचने को लिए। आजकल म्यूचुअल फंड भी बेच रहा है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। और IRDA तो आप लोग को पता ही है, इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चंस में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, ए म्यूचुअल फंड इज ए सेटअप इन द फॉर्म ऑफ। म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट टाइप का होता है, क्योंकि वो लोगों का पैसा ले रहा है पूल में और लगा रहा है और इसका प्रॉफिट फिर से वापस लोगों में दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ए ट्रस्ट। इट्स ए टाइप ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट आप लोग का है, ए म्यूचुअल फंड हैज़ अपार्ट स्पॉन्सर्स। मैंने अब 4 चीज़ बताया था आपको, स्पॉन्सर्स बताया था, ट्रस्टीज़ बताया था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बताया था, कस्टोडियन बताया था। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज़ टू। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, मैनेज करती है किसको, फंड्स को मैनेज करती है इन वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। फंड्स को मैनेज करने का काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का है, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो फंड्स को मैनेज करती है, ये याद रखिएगा, मैनेज द फंड्स। एक आता है आप लोग का नेट एसेट वैल्यू, दैट इज NAV। नेट एसेट वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज बाय द म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ। नेट एसेट वैल्यू आप लोग का डेली भी करना होता है और कुछ कुछ स्कीम्स में कभी कभी आप लोग का डेली नहीं करने से भी चलेगा, तो इसलिए आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्कीम। इसका आंसर डेली होना चाहिए था, लेकिन कुछ स्कीम्स के कारण, जैसे कि आप लोग का गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, कुछ कुछ टैक्स बेनिफिट स्कीम्स होते हैं, उसमें आप लोग का टाइम रिलैक्सेशन होता है नेट एसेट वैल्यू देने का, ठीक है। उसके यूनिट प्रोडक्ट्स की उसकी वैल्यू जो है उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो ये जो है आप लोग का डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्कीम आप लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं नेट एसेट वैल्यू को। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए फंड इज ए स्कीम दैट इन्वेस्ट प्राइमरीली। क्या मैंने बताया था, फंड ऑफ फंड, एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड को के ऊपर आप लोग का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्लियर है। इन अदर स्कीम्स ऑफ सेम म्यूचुअल फंड और द अदर म्यूचुअल फंड, ठीक है। अगला आप लोग का देखा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द एम ऑफ बैलेंस्ड फंड, मैंने बताया था आप लोग को, एक होता है ग्रोथ स्कीम, एक होता है आप लोग का इनकम स्कीम, और ये दोनों को, ग्रोथ स्कीम इक्विटी पे लगता है, इनकम स्कीम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगता है, तो ये दोनों को अगर मिक्स कर दें तब बनता है आप लोग का बैलेंस्ड स्कीम। तो इसमें आप लोग का बोथ ग्रोथ एंड इनकम स्कीम आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन की बात किया जाए, आज एज द सेबी गाइडलाइंस एन एंटिटी और ए पर्सन एंगेज्ड इन द मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स इज रिक्वायर्ड टू पास ए सर्टिफिकेट टेस्ट एंड ऑब्टेन ए रजिस्ट्रेशन नंबर। एक सर्टिफिकेट टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर पाना होता है, किससे, AMFI।
AMFI जो है आप लोग का, इससे आप लोग का एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पास सर्टिफिकेशन आपको पाना होता है, ठीक है। सेबी मत कर दीजिएगा, सेबी गलत है इसका आंसर। AMFI याद रखिएगा, 7 का आप लोग का AMFI इज़ द करेक्ट आंसर। इसको याद करके रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग है। मैं तो इसको स्टार मार्क कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। अगला है नेट एसेट वैल्यू ऑफ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये नेट एसेट वैल्यू जो है इसका एक ही फंड है, याद रखिएगा। 4 डेसिमल्स तक इसको ला सकते हैं, जैसे मान के चलिए 767.3334, बस पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक जा सकते हैं, बस उससे ज़्यादा आप लोग का उसका अप्रॉक्सीमेशन हटा देना है। 4 तक कर सकते हैं मैक्सिमम, मतलब 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने पॉइंट्स तक? डेसिमल पॉइंट्स 4। अगला है द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज शोन एज ब्राउन। तो मैंने ब्राउन का बताया, हाई रिस्क बताया था आपको ब्राउन का, ब्लू का लो रिस्क बताया, येलो का मिड रिस्क बताया, तो ब्राउन का क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एट हाई रिस्क। 10th क्वेश्चन की बात की जाए, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी वॉज इन स्टार्टेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी फर्स्टली स्टार्ट हुआ था कोलकाता में 1818 में, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल, ठीक है। अगला है आप लोग का 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री लेवल कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर न्यू इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम 1 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, याद रखिएगा 1 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। 12th क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑन 30 सितंबर 2013 द टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं ये क्वेश्चन को। इसका अपडेट जो भी होगा उसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल 2013 की बात की जाए तो 24th आंसर, ठीक है। 13th क्वेश्चन की बात की जाए, द प्राइमरी लेजिस्लेशन दैट डील्स विद द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो IRDA सही है, और इंश्योरेंस एक्ट 1938 भी सही है। सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट आया, फिर IRDA आया, और फिर आप लोग का IRDAI भी आ गया, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिलहाल 13th क्वेश्चन का आंसर होगा बुक बोथ इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDA एक्ट 1999, सी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल गवर्निंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक होता है अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब आपको फेथ, देखिए क्या होता है प्रिंसिपल्स में आप लोग ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस आप कर रहे हैं, सामने वाला बंदा जो भी बोल रहा है उसको यकीन करके कर रहे हैं आप लोग। वो बोल रहा है मेरे को डायबिटीज़ नहीं है, मेरे को BP नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उसका फेथ करके आप उसको इंश्योरेंस करते हैं। बट अगर आखिरी में क्लेम करते समय आपको कुछ गलत पता चला तो यू कैन रिजेक्ट द क्लेम, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट। और इंडेमनिटी मैंने बताया, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ए इंडेमनिटी एंड जनरल इंश्योरेंस इज इंडेमनिटी, दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यूज़ हुआ है यहाँ पे। और आप लोग का होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी इंश्योरेंस करवा रहे हो उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मान के चले कोई गुड्स पे करवा रहे हो तो उस पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो तो लाइफ आप लोग का इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट मैटर हो गया लाइफ। या कोई आप लोग कार करवा रहे हो, कार इंश्योरेंस, कार आपका इंटरेस्ट हो गया। तो इंश्योरेबल क्या होता है? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को आप लोग इंश्योर करते हैं। पर प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है। प्राइस अटमोस्ट गुड फेथ होता है, इंटरेस्टेबल इंटरेस्ट होता है, इंडेमनिटी होता है, लेकिन और एक आप लोग का कंट्रीब्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है, उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। कंट्रीब्यूशन जैसे मान के चलिए राम है, ये आप लोग का अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में किया है, ठीक है। आप लोग का मान के चले कोई कार का इंश्योरेंस किया है अलग अलग कंपनी में, मान के चले तो कार को कुछ भी होता है तो ये कंपनी मान के चलो राम को पैसा दे दी, बट ये सारे कंपनीज जो है उस मिल के देना था, तो ये कंपनी ने दे दिया आप लोग को राम को, तो ये कंपनी जो है वो दूसरों से वापस से अपना अपना शेयर्स को वापस ले सकती है, ताकि सबका बराबर नुकसान हो, सबका बराबर भागीदारी हो। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा आप लोग का, नया है एकदम, फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग सर्विसेज एंड ऑफ बैलेंस आइटम्स। चैप्टर नंबर 7 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लॉकडाउन में आप लोग आराम से रहिए एंड पढ़ते रहिए।